हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग क्लास 11th पे 9वें चैप्टर पे हम लोग काम कर रहे थे और एनसीईआरटी का 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। समझ में आ गया? जिसका हम पार्ट 8 का वीडियो लेक्चर आज पढ़ेंगे और उसमें क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 के 12-13 सवाल से लेकर इसको फुलफिल करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को रोक दें, एनसीईआरटी की बुक रख लेंगे अपने सामने और एकांत जगह में बैठ जाएं जहां पे आपका कंसंट्रेशन बन पाए वीडियो के साथ। तो बिना कोई समय खराब किए हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल इतना है और यमवा पद 164 है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। जरा दिमाग लगाइएगा, एक मैंने फार्मूला बताया था, दिमाग लगाना थोड़ा सा। एक मैंने फार्मूला बताया था टीएन बराबर एसएन माइनस एसएन माइनस 1। अब जरा दिमाग लगाइएगा, तो ये टीएन ज्ञात करने के लिए अर्थात एसएन से एस माइनस एन माइनस 1 बनाते हैं, दोनों घटा देते हैं तो टीएन आ जाता है। ये क्या होता है, जरा रफ कार्य इसको लिखना नहीं है। ये क्या है, एपी के एन पदों का योगफल और ये क्या है, एपी के एन माइनस 1 पदों का योगफल एपी के एन पदों का योगफल, एपी के एन माइनस 1 पदों का योगफल। तो मैं ये ज्ञात करूंगा, तो ये लिख गया होगा। अब लिखेंगे एपी के एन माइनस 1 पदों का योगफल, एपी के एन माइनस 1 पदों का योगफल, एपी के एन माइनस 1 पदों का योगफल। जरा समझिए, एस एन माइनस 1 करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात समीकरण 1 के दोनों पक्षों में n की जगह n माइनस 1 लगा दूंगा, प्लस 5n माइनस 1। अब सुनना, एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n प्लस का 5n माइनस का 5, या एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 5n माइनस 5, या एस एन माइनस 1 बराबर 3n स्क्वायर माइनस का n, 6n में ये घटा और माइनस का 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। अब क्या लिखेंगे, नाउ एपी का एनवा पद, फार्मूला क्या होता है याद करिए, टीएन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। फार्मूला होता है टीएन बराबर एसएन, फार्मूला होता है टीएन बराबर एसएन माइनस एस एन माइनस 1। तो ये टीएन इक्वल टू, ध्यान सुनना, एसएन की वैल्यू कितना दे रखा है, एसएन की वैल्यू क्या है 3n स्क्वायर प्लस का 5n, और n माइनस 1 की वैल्यू यहां से मैं रखूंगा तो 3n स्क्वायर माइनस का गुणा हो रहा है पीछे से प्लस n प्लस 2, ये कैंसिल आउट हो गया। और tn बराबर कितना आ गया, देखो 5n में एक n जुड़ गया, 6n प्लस का 2 आ गया। अब वहां पे एमवा पद दिए, दिमाग लगाना, क्या दिए हुए, एमवा पद 164 है। तो ये क्या है, एनवा पद, तो नाउ एपी का एमवा पद भर लेंगे, यहां से एपी का एमवा पद भर लेंगे। एमओ का पद कैसे बनता है, यदि n की जगह 1 लगा देते हैं तो पहला पद 2 लगा देते हैं, दूसरा पद तो यम लगा देंगे तो यमवा पद आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 6m प्लस 2। तो ये एपी का यमवा पद आ गया। और यमवा पद दिए क्या है, प्रश्नानुसार इंग्लिश पढ़ते अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, टीएम बराबर कितना दिए 164, 6m प्लस 2 बराबर 164, या 6m बराबर 164 माइनस 2, या 6m बराबर 162, m बराबर 162/6। आप देख लीजिए, इसको कैंसिल आउट करके जल्दी से इसका कैलकुलेशन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से इसका क्वेश्चन लगा के अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 27 बार कट जाएगा शायद ये, हाँ ये 27 बार कट जाएगा। तो m इक्वल टू 27 आ गया, तो m की वैल्यू फाइंड करना था, क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का मेरा उद्देश्य एक्सरसाइज को फाइनल करना। कल मैं आपके साथ जीपी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उसको कॉन्सेप्ट बता के बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस चैप्टर को। जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाता है फिर एक कोई नया चैप्टर उठाते हैं।
सुनिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। 5 और 26 के बीच में 5 संख्याएं डालनी है और अनुक्रम मतलब श्रेणी समांतर श्रेणी बन जाए। तो बीच में संख्याएं डालने से श्रेणी समांतर कब बनती है, जब समांतर माध्य डालते हैं। समझ में आ गया? तो मान लेंगे माना 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य, क्योंकि समांतर माध्य डालेंगे तभी तो समांतर श्रेणी बनेगी। बीच में थ्योरी पढ़े पूरी। 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य क्या क्या मानेंगे बताओ? A1, A2, A3, A4, A5 है। मैंने परसों थ्योरी कराई थी समांतर माध्य की, उसी के तहत 1-2 क्वेश्चन इस पे NCERT पे हैं, बाकी मैं क्वेश्चन आपको फोटोकॉपी देके करा दूंगा। 5 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य A1, A2, A3, A4 A5 है। ठीक है, तो आपके पास 5 समांतर माध्य हैं जिनको डालने से आपको पता है कि समांतर 2 संख्याओं के बीच जब समांतर माध्य डाल देते हैं तो जो अनुक्रम नया अनुक्रम तैयार होता है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अतः क्या लिखने जा रहे हैं? अतः 5 और ये 5 और 26 के बीच डालना है। बीच में डालो A1, A2, A3, A4, A5, 26 RNAP। RNAP का मतलब समांतर श्रेणी में, आर माने है, इन माने में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी में। अब बताओ यहां से टोटल टर्म क्या होंगे, कुल पद क्या होंगे? कुल पद जोड़ के देखो, कुल पद कितने हुए? 5 बीच में भरे हुए हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में भरा हुआ। 5 2 7 पद। कितने पद है? 7 पद। 7वां पद क्या है? 7वां पद का मतलब अंतिम पद क्या है? अंतिम पद 26। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A बराबर 5 है, बीच का डिफरेंस नहीं पता तो हम लोग इसको सारबंतर लिख देंगे और D से डिनोट करेंगे, और सारबंतर को D से डिनोट करेंगे। D आगे लेट या माना लिख देंगे। लेट है लिखा हुआ, हिंदी में इसको माना पढ़ते हैं। आप इतना लिख लीजिएगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लिखिए, तब तक मैं मार्के में स्याही लगा लूँ। अब क्या करेंगे, श्रेणी में कुल पद देखो, बीच में समांतर माध्य 5 भरे, एक लेफ्ट एक राइट में, कुल पद 7। 7वां पद मतलब अंतिम पद 26। तो 7वें पद का फार्मूला लगा के, T7 का फार्मूला लगा के आप D याद कर लोगे। चलो D याद करो, लिखेंगे अब श्रेणी का 7वां पद। 1 मिनट में से आई डाल लूं, फिर तुरंत लिखा। क्या लिखेंगे? श्रेणी का 7वां पद। श्रेणी का 7वां पद T7 A + 7 - 1 × D। क्या है? T7 की वैल्यू A + 7 - 1 × D। तो T7 बराबर A + 6D। ध्यान सुनना, 7वां पद कितना है? 26। प्रथम पद कितना है? 5। 6D ये इधर जाके घटेगा तो 21 बराबर 6D। D बराबर कितना बैठ गया? 21 भागे 6। तो D बराबर कितना आ गया? 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 बटे 2 7 बटे 2। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वो 7/2 आ गया है। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। कहीं से गलत हुआ क्या? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन 5 और 26। देखो यार, क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन यहाँ NCERT में मिस्टेक है। 8 है, 5 की जगह 8 है, तो मैं क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ, घबराना नहीं। क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ, 5 और 26 से लगा लेते हैं, फिर 8 और 26 से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, 5 की जगह 8 है, हमारी किताब में 5 लिखा था। तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, तो घबराना नहीं। हमें आंसर से मतलब नहीं, हमसे कॉन्सेप्ट से मतलब है। अच्छा, दिमाग लगाना। अब ये पांचों राशियां हैं याद करनी, कह रहा 5 और 26 की 5 संख्याएं डालिए। तो 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो पहला समांतर माध्य याद करो, पहला समांतर माध्य। तो जो पहला समांतर माध्य है वो A1 है। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, यदि ये A है तो अगला पद क्या होता है? A + D। याद करिए थे हुई, तो कैपिटल A1 की वैल्यू क्या होगी? A + D।
तो A1 बराबर A का मतलब 5, D का मतलब 7/2, तो कितना आएगा 5 दूना 10, 7 17/2। समझ में आ गया। इसी प्रकार A2 भरो, इसी प्रकार सब लोग A2 भरेंगे। A2 क्या आएगा, A + 2D, सीरियस रहना, A की जगह 5 2D, 2 और D का मतलब 7/2, 2 से 2 कट गया और 7 5 12 आ गया ये। इसी प्रकार A3 भरेंगे तो A + 3D होगा फार्मूला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। A का मतलब 5 + 3, D का मतलब 7/2, सुनना 5 दूना 10 और 7 3 21, 21 10 31/2। इसी प्रकार A4 यहां भर रहा हूं, A4 A + 4D होता है फार्मूला, तो A4 की वैल्यू A का मतलब 5 + 4D, D का मतलब 7/2, सुनना A4 की वैल्यू 5 दूना 10 और 7 चौक 28, 28 10 38/2। इसी प्रकार A5 A प्लस का 5D या A5 बराबर A का मतलब 5 है और 5D का मतलब 7/2, 5 दूना 10 और 7 पना 35, 35 10 45/2। अब देखो यहां क्वेश्चन में 8 था, शायद क्वेश्चन का आंसर ना मिले क्योंकि 5 और 26 नहीं, 8 और 26 है। मैं देखे ले रहा हूं आंसर, वैसे मैच करेगा नहीं आंसर, क्योंकि हमने क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। 9.2 का कौन सा क्वेश्चन था, 14, नहीं बिल्कुल नहीं मैच कर रहा आंसर। यहां 8 है। अब मैं इसका 14 को दोबारा लगा रहा हूं, आप फिर से लिखिए। माना 8 और 26 के बीच दोबारा क्वेश्चन सब लोग लगाते हैं, मतलब समझ लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। एक 5 26 से लगा दिए, एक 8 26 से लगाते रहे। माना 8 और 26 के बीच 5 समांतर माध्य A1 A2 A3 A4 A5 है। लिख लिए हैं, माना, हाँ। अब देखो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सीरियस रहना, क्या करूंगा। यहां 8 है, कुल पद बताओ, कुल पद क्या हुए, कुल पद कितने हुए, 5 बीच में भरे हैं, 2 अगल बगल है, 7 पद हैं कुल पद। 7वां पद क्या हुआ, 7वां पद क्या हुआ 26। प्रथम पद क्या है, A बराबर 8 है। सार्व अंतर क्या मानेंगे, सार्वंतर को मैं D मान लूंगा, आगे लिख दूंगा माना। सार्वंतर को मैं D लिख के आगे माना लिख दूंगा, इतना समझे। अब देखो समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक। नाउ AP का 7वां पद, AP का 7वां पद T7, फार्मूला लगाओ A + 7 - 1 × D, या T7 बराबर A + 6D। T7 कितना दिए 26, ये 8 दिए सुन ले होंगे, ये 6D इधर आएगा 18, 6D, D बराबर 3 आ गया। तो थोड़ा सा D वहां 7/2 आया था, यहाँ 3 आ गया, क्योंकि हमने क्वांटिटी जो एनसीईआरटी में लिखी थी मिसप्रिंट था, यहाँ 5 लिखा एनसीईआरटी की बुक में, जबकि आंसर 8 से दिए, तो मैं दोनों सवाल लगा दिया। अब आप लिखेंगे पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य, पहला समांतर माध्य। अब आप लोग लिखेंगे पहला समांतर माध्य A1, A1 क्या होगा A + D, A का मतलब 8, D का मतलब 3, तो 11 आ गया, ठीक। इसी प्रकार A2 क्या होगा A + 2D, A का मतलब 8, 2D का मतलब 6, तो 14 आ गया, 8 से 14 आ गया। इसी प्रकार A3 A + 3D, A की जगह 8 है और ये D की जगह 3 रखा है 9, तो 9 8 17 आ गया, 3 के बीच में डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार A4 A + 4D, सुनना ध्यान से, A का मतलब 8 4D 4 3 12 20। इसी प्रकार A5 A + 5D होता है,
तो A5 5 प्लस 5 15 A8 है ना, ये 20 है और ये 23 आ गया। आंसर क्या है? 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं लिख सकते हैं, अतः 8 और 26 के बीच 5 संख्याएं, कौन कौन से 5 संख्याएं बोलो जरा। पहला पद 11, 14, 17, 20, 23 हैं। 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट हुआ। आंसर बिल्कुल सटीक मैच कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के आप समांतर माध्य के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं पहले एनसीईआरटी 9वां चैप्टर समाप्त कर दूं, फिर आता हूं फोटोकॉपी की तरफ। तब तक आपके घर में फोटोकॉपी भी मैं भिजवा दूंगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। 15वां वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि ए और बी का समांतर माध्य इतना है, ज्ञात है ए तथा बी का समांतर माध्य ए की पावर n प्लस बी की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n-1 प्लस बी की पावर n-1। तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है जरा सुने। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी a तथा b का, किसी समांतर श्रेणी के a तथा b का समांतर माध्य आपके सामने पड़ा हुआ है, तो n का मान ज्ञात करो। आप इतना लिख लीजिए, मैं बताता हूं। कह रहा है a और b का जो समांतर माध्य है, समझ रहे हो, ए और बी का जो समांतर माध्य है वो इतना है। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए तथा बी का समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई 2। ए तथा बी का समांतर माध्य बराबर a प्लस बी बाई 2। ठीक है, देखो ये भी ए और बी का समांतर माध्य है, ये भी ए और बी का समांतर माध्य है, दोनों समांतर माध्य, तो प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर दें। प्रश्नानुसार दोनों को बराबर कर दे। जब दोनों को बराबर करूंगा तो a की पावर n प्लस बी की पावर n अपान a की पावर n-1 बी की पावर n-1 बराबर a प्लस बी बाई 2। ये क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2 आ गया a प्लस बी बाई 2 आ गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब जरा सीरियस रहना, इन दोनों को इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई तिरक गुणा करूंगा तो 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n, इधर गुणा होगा तो a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1। अब सुनना, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n तो रहना है, इसका इसमें गुणा करूंगा तो a इंटू ए की पावर n-1 प्लस a इंटू बी की पावर n-1 प्लस b a की पावर n-1 प्लस b इंटू बी की पावर n-1। अब जरा समझने की कोशिश करना, 2a की पावर n तो रहना है, 2b की पावर n रहना है, और a की 1 डिग्री इसमें जुड़ गई तो a की पावर n आ गया। ठीक, एक घात है ना, अब यहाँ पे घात 1 है, गुणे में घात जुड़ जाती है तो जुड़ के n आ गया, 1 कट गया। ये क्या आया? a इंटू बी की पावर n-1 प्लस b इंटू ए की पावर n-1, यहाँ भी 1 डिग्री जुड़ गई तो ये b आ गया, b की पावर n आ गया। इतना आप कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा देख लूँ कैमरा बराबर चल रहा है सब। चलिए अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सीरियस रहेंगे ताकि आपको बेहतर फील हो। a की पावर n को b की पावर n को उधर ले जाओ, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n में माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n घट गया, बाकी ab की पावर n-1 प्लस ba की पावर n-1 लेफ्ट में लिखा हुआ है। 2a की पावर n में 1a की पावर n घट गया तो a की पावर n बचा। सिमिलर 2b की पावर n में 1b की पावर n सब्ट्रैक्ट हो गया तो b की पावर n बचा। ab की होल पावर n-1 प्लस ba की पावर n-1 बचा। कुछ ऐसी कहानी आ गई, ये भी बात पकड़ में आ गई होगी। अब जरा ध्यान से सुनना,
ए वाले पद एक तरफ कर लो, ए की पावर n माइनस बी ए की पावर n माइनस वन, इसको मैं लेफ्ट की तरफ ले गया और ए बी की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर इधर ले आया। अब दिमाग लगाना, दोनों में कॉमन क्या है, ए की पावर n माइनस वन कॉमन है, तो ये एक घात, देखो ये 10 लिखा है तो 9 लिखा है, इसमें एक जस्ट एक घात कम है। सुनना, सपोज दैट, देखो ये छोटा है ना, जैसे ए की पावर 10 लिखा है तो फिर ए की पावर 9 लिखा है, तो यदि ये ए की पावर 10 है तो ये ए की पावर 9 है, n में एक कम है ना, बात समझना। तो ए की पावर n माइनस वन मैंने ले लिया कॉमन, तो जस्ट एक घात ज्यादा है यहाँ, तो ए आ गया, यहाँ एक कॉमन हो गया बी। सिमिलर मैं यहाँ b की पावर n माइनस वन कॉमन लूंगा तो यहाँ a आएगा, सुनना, यहाँ a आएगा, यहाँ b आएगा, a माइनस बी, ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गए। अब जरा दिमाग लगाना, सुनना ध्यान सुनना, क्या है, a की पावर n माइनस वन बराबर b की पावर n माइनस वन, इतना आ गया, ठीक। इसका इधर की तरफ भाग हो जाएगा, a की पावर n माइनस वन अपान b की पावर n माइनस वन बराबर 1 आ गया, ये इसका भाग हो गया तो 1 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, a बाई बी कर दूंगा, क्या करूंगा, a बाई बी की पावर n माइनस वन, क्या लिखूंगा, a अपान b की पावर n माइनस वन इक्वल टू यहाँ 1 डाल दूंगा। अब भेजा लगाना, देखो मैं इतने में हल कर रहा हूं, आप सीरियस रहना, ठीक। अब इधर की बैलेंसिंग कैसे करेंगे, सुनना, ध्यान सुनना, a अपान बी की पावर n माइनस वन, इधर मैं जबरदस्ती a अपान बी की पावर 0 लिख दूंगा। गणित की दुनिया में आप पढ़े होंगे कि किसी की भी डिग्री, गणित में आप पढ़े होंगे किसी की भी डिग्री 0 है तो वैल्यू 1 होती है, तो किसी के बजाय मैं a बाई बी भर दूंगा, क्योंकि इधर भी a बाई बी लिखा है, इधर भी a बाई बी लिखा है, तो दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दूंगा। क्या करूंगा, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर क्या लिखा है, n माइनस वन इक्वल टू 0, n बराबर 1 आ गया, n माइनस वन इक्वल टू 0, n बराबर 1 आ गया। तो n की वैल्यू पूछ रहा था, तो नोट दिस स्टेप, इस लाइन पे ध्यान रखना, a को कैसे बैलेंस करना है, लेफ्ट की तरफ देखना, a बाई बी भरा है तो इसको भी जबरदस्ती a बाई बी भर दिया, डिग्री 0 लगा दूंगा तो वैल्यू बैलेंस रहेगी, 1 आएगी, और ये मान आ गया। तो उसने n का मान पूछ रहा था, इस तरह के क्वेश्चन मेरे सीट में आप खूब सारे पा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। m संख्याओं को 1 और 31, 1 तथा 31 के रखने पर, अर्थात 1 और 31 के बीच m संख्याएं रखनी है, समझना ना, बीच में कभी भी रखे तो समांतर माध्य रखना है। 1 और 31 के बीच m संख्याओं को रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी है, तो 7वीं एवं m माइनस 1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, 1 तथा, माना 1 तथा 31 के बीच, माना 1 तथा 31 के बीच m संख्याएं क्या क्या है, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट am है। ये बीच में संख्याएं का मतलब समांतर माध्य मान लेते हैं, ठीक। अब सुनना, कह रहा है 1 तथा 31 के बीच m संख्याएं रखिए जो श्रेणी बन जाए समांतर। इसका मतलब कि ये समांतर माध्य हैं, तो माना 1 और 31 के बीच m संख्याएं इतनी है, अब ये समांतर श्रेणी बन रही है तो ये समांतर माध्य हो गए। अतः एक बीच में रखे a1, a2, a3, a4, a5, a6 डॉट डॉट am डॉट डॉट 31 RNAP, क्योंकि बीच में रखने से कौन सी श्रेणी बनती है, प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी बनती है, तो जो कि ये बन गई समांतर श्रेणी। आगे समझने की कोशिश की जाए, सब लोग आगे समझने की कोशिश करें। कुल पद कितने होंगे मुझे बताओ, कुल पद कितने होंगे, सीरियस रहना। देखो ये कितने भरे हैं, बीच में m और एक इधर है एक उधर है, तो कुल पद बराबर m+2 पद हो गए टोटल, ठीक। क्यों हो गए, क्योंकि बीच में 10 भरे होते तो 12 हो जाते, 100 भरे होते 102 हो जाते, n भरे होते तो n+2, m भरे हैं तो m+2। अच्छा, अगली बात m+2वां पद, सुनना, m+2वां पद,
m+2वां पद, सीरियस रहना थोड़ा सा, m+2वां पद, m+2वां पद क्या है? अंतिम पद मतलब 31। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 1 है। प्रथम पद क्या है? a बराबर 1 है। तो प्रथम पद है a बराबर 1। सार्वंतर क्या है? सार्वंतर, सार्वंतर को मैं d मान लूंगा, आगे माना लिख दूंगा d, और आगे लिख दिया माना कि सार्वंतर d। अब थोड़ा सीरियस होकर सुनिएगा मेरी बातों को, थोड़ा सीरियस। नाउ इसका फार्मूला लगा दो अंतिम पद का, Tm+2। फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस n का मतलब m+2 माइनस 1 इंटू डी। तो m+2वां पद है क्या? 31। प्रथम पद 1 है, ये कितना आया? m+1 इंटू डी। 31 में 1 घटा 30 आया, m+1 इंटू डी। अब थोड़ा सीरियस रहेंगे इस क्वेश्चन में, डाउट ना होइएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं, बशर्ते आप डाउट ना होइएगा, बस हो गया। कंफ्यूज नहीं होना आपको, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं। देखो डी आ गया, क्या कह रहा है? m संख्याओं को 1 और 31 के बीच रखने पर प्राप्त अंकन समांतर श्रेणी में। सातवीं और मतलब सातवीं संख्या, सातवीं संख्या रफ कार्य है, रफ है, लिखना नहीं है। सातवीं और m-1वीं संख्या, देखो उसने कहा संख्या ना कि समांतर माध्य, तो पता है क्या क्या मांग रहा है आपसे? क्या मांग रहा है वो? सातवीं का मतलब कह रहा है T7 और m-1वीं का मतलब Tm-1। वो समांतर माध्य नहीं मांग रहा है। यदि समांतर माध्य मांगता, यदि समांतर माध्य मांगता तो हम क्या लिखते? सातवां समांतर माध्य मांगता तो ये 7 लिखते। तो वो संख्या मांग रहा है ना कि समांतर माध्य मांग रहा है। तो सातवीं का मतलब T7 और m-1वीं का मतलब Tm-1। तो लिखेंगे नाउ AP की सातवीं संख्या अर्थात T7, फार्मूला a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, या T7 बराबर a का मतलब प्रथम पद 1, D6D, T7 कितना है? 1 प्लस 6D, D का मतलब 30/m+1। T7 इक्वल टू m+1 छत्री का 18 180, या T सातवीं होता है m+181 आ गया। अर्थात सातवीं संख्या क्या है? m+181। ये लिख लीजिए सब लोग। जो सातवीं संख्या है कुछ ऐसी आएगी। अब सुनना, अब आपसे सातवीं के बाद क्या मांग रहा है? सातवीं के बाद क्या मांग रहा है? थोड़ा सीरियस रहें। m-1वीं संख्या, नाउ m-1वीं संख्या क्या होगा? फार्मूला बताओ। Tm-1, a प्लस m, n की जगह क्या है? n की जगह m-1, फिर -1 फार्मूले में होता है d। क्या है? Tm-1 बराबर, सुनना ध्यान सुनना, a का मतलब कितना है? 1 प्लस m-2 इंटू डी की जगह 30/m+1। इधर एलसीएम कहाँ गया यार? ये इधर एलसीएम भी तो होगा, एलसीएम खा गए क्या? क्या होगा? m+1। T7 बराबर m+181/m+1। इसको मैं इधर जाके आके इधर कैलकुलेट कर रहा हूं। आप कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड में बने रहिएगा, देखिएगा क्या चल रहा है। तो Tm-1 इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान सुनना, इसका मैं इधर गुणा करूंगा m+1 प्लस का 30m माइनस का 30 दूना 60/m+1। Tm-1 बराबर 30 एक 31m माइनस 59 अपान m+1। ये कुछ इतनी वैल्यू आ गई। अब क्या लिखना है? प्रश्नानुसार कह रहा दोनों का अनुपात 5:9 है। अर्थात सातवीं संख्या और m-1वीं संख्या का अनुपात 5:9 अर्थात 5/9 है।
दोनों के वैल्यू पटको। m प्लस 181 बटे m प्लस 1 डिवाइड बाई 31m माइनस का 59 डिवाइड बाई m प्लस 1 5 बटे 9, जिससे इससे कट गया। आगे कैलकुलेशन करेंगे सब लोग मिलके। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं हम इसको। जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, m प्लस 181 अपान 31m माइनस 59 अपान 5 अपान 9, ये लिख दीजिए 5 अपान 9। अब इसको सब लोग कैलकुलेशन करेंगे। चलिए कैलकुलेशन कराइए। 9m प्लस 181 गुणे 9 बराबर 31 गुणे 5m माइनस 59 गुणे 5। कैलकुलेट कर लो यार। 9m प्लस 9 9 72 2 7 9 72 7 9 9 9 7 16 1692। देख लीजिएगा यार कहीं गलत तो नहीं। 5 5 3 15 m माइनस 45 4 5 5 25 4 29। चलो इधर ले जाएंगे 155m माइनस का 9m बराबर 1629 प्लस 295। 155 में ये जब मैं घटाऊंगा 9 तो 146m आएगा। कितना आएगा 146m। उधर दोनों को जोड़ो 1629 255 20,000 2044 9 5 14। गलत है क्या? देखिए देखिए कैलकुलेशन देखिए तो कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। कहीं गलत हुआ क्या कैलकुलेशन? 9 का नम 9 9 72 7 9 का 9 16 बराबर 59 गुणे 5 9 5 45 अब 5 5 25 4 29 20 44। ये कितनी बार कटेगा देख लीजिएगा। 146 कितनी बार कट रहा है? 14 बार कट रहा है। कैलकुलेशन आप लगा लीजिएगा यार। कैलकुलेशन कहीं से मिस्टेक हो तो आप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन में टेंशन लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कवर कर लीजिएगा कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे हिसाब से बताना चाहता हूँ 16 नंबर में। ठीक, ये कैलकुलेशन शायद यहाँ पे मिस्टेक है। 2044 नहीं होगा, उसको समझते हैं। ये कितना होगा? 1629 295 9 5 14 9 5 14 9 2 11 1 12 6 2 8 1 9 1924 हो रहा है यार। 1924 हो रहा है। अब इसका भाग दे लीजिएगा।
भाग दे लीजिएगा जो है आंसर। देखो अब इस क्वेश्चन में भाषा बड़ी अजीब लिखा था, सही तरीके से भाषा क्या होनी चाहिए, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना चाहता हूं, बदल के बताना चाहता हूं तो समझ में आएगा। देखना क्वेश्चन क्या लिखा था, 1 और 31 के बीच, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा इसको, 1 तथा 31 के बीच m समांतर माध्य है, m समांतर माध्य है, m समांतर माध्य है और 7वां समांतर माध्य, समांतर माध्य तथा m-1वां समांतर माध्य का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन सही भाषा है, क्वेश्चन की जैसे भाषा लिखी थी वैसे मैं क्वेश्चन को लगाया हूं, शायद एनसीईआरटी का आंसर ना मिले, इस भाषा, ये भाषा है इसकी। तो m का मान बताइए, तो m का मान बताइए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि m का मान बताइए। देखते हैं, समांतर माध्य के विषय में लिखना चाहिए साफ साफ। उसने कहा कि 7वीं और ऐसी संख्या उसने लिखा, समझने की कोशिश की जाए। 1 तथा 31 के बीच m समांतर माध्य, तो मान लेंगे, माना 1 तथा 31 के बीच m समांतर माध्य, m समांतर माध्य A1 A2 A3 A4 am है, ठीक। अब इनको बीच में डाल दीजिए, अतः डालो बीच में A1 A2 A3 A4 am और क्या है, 1 और 31 है, RNAP में बन गए, RNAP में। अब सुनना, बताओ कुल पद कितने हुए, कुल पद कितने हुए, यम बीच में भरे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, कुल पद कितने हुए, m+2। फिर क्या हुआ, m+2वां पद, क्या हुआ, m+2वां पद, m+2वां पद अंतिम पद में चले जाओ, 31। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a से डिनोट करते हैं, कितना है, 1। सार्वंतर हमें नहीं पता, जो कि d मान लेंगे, सार्वंतर को मैं d आगे लिख दिया, माना कि सार्वंतर d है। नाउ AP का m+ कौन सा पद है, m+2वां पद। अंतिम पद के लिए फार्मूला हमेशा लगा देते हैं, तो Tm+2 बराबर फार्मूला a + m n-, तो n- का 1 × d, और m+2वां पद क्या दिए, m+2वां पद 31 दिए हैं, ये 1 है, और ये m+1 × d आ गया। d बराबर 1 इधर घटेगा तो 30/m+1 आ जाएगा। अच्छा, पीछे की बात, जो पिछला क्वेश्चन हम इसी सिमिलर क्वेश्चन को बताए हैं वो यही आया था, लेकिन उसने कहा 7वीं, यहां क्या कह रहा है, 7वां समांतर माध्य। तो नाउ सुनना, ध्यान सुनना, 7वां समांतर माध्य क्या होगा, A7। हाँ देखो, ये A1 के सूत्र क्या होता है, A+D, A2 का A+2D, तो A7 का क्या होगा, A+7D, ठीक। A और 7 D का मतलब देखना उधर कितना, 30/m+1, ठीक। A का मतलब 1 है, +7 7 × 21 210, 210/m+1। इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप लोग सीरियस रहेंगे। देखो m+1 + 210/m+1, या A7 बराबर कितना आ गया, m+211/m+1, कुछ ऐसी फीलिंग आ गई। अब कौन सा कह रहा है, अब सुनना,
सातवां समांतर माध्य और m-1वां, m-1वां समांतर माध्य। उसने शब्द छुपा लिया है, फीलिंग ये है क्वेश्चन की। समांतर माध्य a m-1, फार्मूला a प्लस, देखो जब जब यहां 7 लिखा है तो d के पीछे 7 का गुणा होता है। आप मुझे मैं याद दिला दूं, a1 बराबर क्या होता है a प्लस डी, a2 बराबर, ये समांतर माध्य ना कि पद है, a प्लस 2d होता है। तो जब यहां क्या है am-1, तो d के पीछे m-1 का गुणा होगा। अब सुनना, a m-1, a की जगह 1 डाले दे रहा हूं, a की जगह 1, d की जगह क्या है m+1 डिवाइड बाई 30/m+1, क्या है 30/m+1। कैलकुलेशन देखना, m+1 का इधर गुणा हुआ तो m+1, 30 का गुणा हुआ तो 30m-30/m+1। ठीक, ये am-1 की गाड़ी चल रही है, m-1 बराबर 30 1 31m -29/m+1। ठीक, ये कुछ ऐसी कंडीशन यहां से बैठ गई। अब सुनिए, अब क्या कह रहा है, इतना आप लिख लिए होंगे या वीडियो रोक के आप लिख लीजिएगा। अब मैं इधर क्वेश्चन को इतने में लगा दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है प्रश्नानुसार, सुनना, प्रश्नानुसार 7वां समांतर माध्य और m-1वां समांतर माध्य का अनुपात 5/9। ठीक है, तो 7वां समांतर माध्य और m-1वां समांतर माध्य का अनुपात 5/9 है। तो a7 की मैं जब वैल्यू डालूंगा तो डालूंगा m+211/m+1 डिवाइड बाई am-1 31m-29 डिवाइड बाई m+1 बराबर 5/9। ये कैंसिल आउट हो गया और कितना आया m+211/31m-29 बराबर 5/9। चलो इसको हल करो, सब लोग इसको हल कराइए। आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करें। सुनना, 9m प्लस ये कितना आएगा 9m के बाद 9 का गुणा होगा 211 में, तो 211 गुणे 9 बराबर 31 गुणे 9m माइनस का 29 गुणे 5। सुनना, 9m रहना है, ये कितना आएगा 9 9 1899। ठीक, 31 से कितना 9 का 9 होती है 27। ये 5 है ना, 5 है, 5 का नंबर 5 5 3 15 155 माइनस ये कितना 9 5 45 और 5 5 9 45 5 दूना 10 4 14 145। सुनना, ये सब्ट्रैक्ट होगा 155n माइनस का 9n बराबर, ये इधर आया, समझ गए होंगे उधर गया, 1899 प्लस 145 प्लस 145, ये 146n आएगा। ठीक, इधर आएगा 2044 शायद आ जाएगा। 9 5 14 9 4 13 1 14 8 1 9 1 10 1 1 2 बराबर है n बराबर 2044 भागे 146 बराबर 7 14 बार कट गया, और n नहीं है m है बेटा, ये m है। सब लोग ध्यान सुन ले, ये m है। तो m की वैल्यू 14 आ गई, यही वैल्यू ज्ञात करनी थी कि m का मान क्या है। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, इसको समाप्त करके एक्सरसाइज को समाप्त कर देते हैं। और मैं इसके आप उदाहरण लगा लीजिएगा, 9.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल लगे हों एग्जाम्पलों को आप डील कर लीजिएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ता है तो उसकी 30वीं किस्त क्या होगी, देखिए। ठीक है, लिखना है ऋण भुगतान की पहली किस्त
कितनी है? पहले किस्त 100 रुपए। अब जो दूसरी किस्त होगी, जो दूसरी किस्त होगी, समझना, वो कह रहा 5 रुपए बढ़ा के देता है तो 105 रुपए हो गया। ठीक, किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है, उसको पहली किस्त 5 रुपए 100 रुपए देनी है और हर एक किस्त में 5 रुपए अधिक देना है, अर्थात दूसरी किस्त इतनी हो गई। बताइए तीसरी किस्त कितनी होगी? भेजा लगा ना? तीसरी किस्त कितनी होगी? 110 रुपए, समझ गए होंगे। फिर 5 रुपए बढ़ा। अब जरा दिमाग लगाइए, तो कह रहा है उसकी 30वीं किस्त कितना रुपए भुगतान देना पड़ेगा, व्यक्ति को 30वीं किस्त में कितना रुपए देना पड़ेगा बैंक को, ये बताना है हमें। अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सीरियस रहिएगा। हाँ, बोला जाए, सुनना। देखो प्रथम पद कितना है आपके पास? प्रथम पद a बराबर 100 है। देखो पहले किस से शुरू करेंगे, बीच का डिफरेंस देख लो। सार्वंतर कितना है? d बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5 रुपए का बीच में डिफरेंस है। तो व्यक्ति की 30वीं किस्त भरना है, 30वीं किस्त ज्ञात करना है। 30वीं किस्त मतलब T30 पूछ रहा है, 30वां पद पूछ रहा है कि इस एपी का 30वां पद व्यक्ति के द्वारा 30वीं किस्त द्वारा भुगतान किया गया रुपए निकल के बराबर आएगा। फार्मूला a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो T30 चाहिए, a का मतलब 100 रुपए है, ये 29 है, d का मतलब बीच में डिफरेंस 5 है। जरा गुणा करिए इसका जल्दी से, सब लोग स्टूडेंट गुणा करें इसका तुरंत। कितना आएगा ये? 100 प्लस का 45, 9 पर 5 दूने 10, 10 5 15, नहीं 9 पर 45 और 5 दूना 10, 4 14 145, 245 लिखेंगे। अतः आंसर दीजिए। अतः व्यक्ति तीसवीं किस्त में 245 रुपए का भुगतान करेगा। सेंटेंस जरूर बना लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, आप थोड़ा सीरियस भाव से मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखें ये 8वें पे आप इसको देखना शुरू करें, सुनना, ध्यान से सुनना। एक बहुभुज में दो क्रमिक अंतःकोणों का अंतर 5 अंश है, सबसे छोटा कोण 120 अंश है, तो बहुभुज की संख्याएं ज्ञात कीजिए। यार बहुभुज का मतलब बहुत सारी संख्याएं होती हैं, जरा दिमाग लगाना। जैसे ये कोई मैं इस तरह का फिगर बनाता चला गया, ऐसे करके ये फिगर बनाता चला गया और ये जुड़ गया कहीं ना कहीं, तो ये बहुभुज कहलाएगा। तो कह रहा है सबसे छोटा कोण 120 अंश है, वो कुछ ऐसा कह रहा है। देखो वही पूछ रहा है कितना ये बहुभुज जुड़ेगा। देखना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, बेजा लगाइएगा। ये फिर 5 अंश से जुड़ता चला जाता है। कह रहा है कि एक बहुभुज में दो क्रमित का मतलब अंदर की तरफ कोणों का अंतर 5 अंश है और सबसे छोटा कोण 120 अंश है, तो ये कितना आ जाएगा? 125 अंश। फिर ये 5 अंश बढ़ गए 130 अंश, फिर ये बढ़ता चला जाता है। तो बताइए बहुभुजों की संख्या कितनी है, ये बताना है। मैं बताता हूं, अभी कुछ चित्र नहीं बनाना, केवल आपको समझ लेना था, बस हो गया। थोड़ा सीरियस रहेंगे। माना क्वेश्चन अच्छा है, माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्मॉल n है। क्या लिखे? माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्मॉल n है। हमें ये ज्ञात करना है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो स्मॉल n है, ये आप देख लिए। ठीक, अब कह रहा किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्मॉल n है, तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट? ठीक, दिमाग लगाइएगा। जब n भुजाएं हैं
जरा दिमाग लगाइए, कितनी भुजाएं हैं आपके पास? 3 त्रिभुज है तो कोण कितने होंगे? 3। इसका मतलब 3 भुजाओं में जो अंतःकोण होते हैं, अंतःकोण वो 3 होते हैं। ठीक, 4 भुजाओं की आकृति लेंगे तो अंतःकोण 4 होते हैं, 5 भुजाओं में अंतःकोण 5 होते हैं। तो n भुजाओं के अंतः बहुभुज में अंदर की तरफ n कोण होंगे, n अंतःकोण होंगे। तो सभी n अंतःकोणों का जो योगफल होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बात समझिएगा मैं क्या समझा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। हम जानते हैं 3 भुजाओं के आकृति में 3 अंतःकोण होते हैं, 4 भुजाओं की आकृति में 4 अंदर की तरफ 4 कोण बनते हैं। तो हम जानते हैं कि n भुजाओं की आकृति में, अर्थात इस तरह की कोई आकृति जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, आभास करना मेरी बात को, ऐसे जा रही है फिर ऐसे गई, बात समझ पा रहे हो, फिर ऐसे जा रही है, तो आप समझ जाइएगा, इससे फील करने की कोशिश करो। ये फिर ऐसे फिगर गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह चलते चलते जुड़ जाएगा। तो जब संख्याएं ये कितने कितने भुजाओं की आकृति है, n भुजाओं की आकृति है, तो जब n भुजाओं की आकृति है, जो अंदर की तरफ कोण होंगे वो कितने कोण होंगे? n कोण होंगे। तो हम लिखेंगे n भुजाओं की आकृति में n अंतःकोण होंगे। पहली बात तो ये लिखो, n भुजाओं की आकृति में n अंतःकोण होते हैं। n भुजाओं की आकृति में n अंतःकोण होते हैं। एक तो लॉजिक ये पकड़ में आ गया। अब जरा दिमाग लगाना, सबसे छोटा कोण, सबसे